हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं समान अध्ययन का सेशन। दोस्तों ये बीपीएससी ट्री 1.0, 2.0, 3.0 री एग्जाम में जीएस से जितने सारे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, उन सारे क्वेश्चन का हम लोग एक एक करके अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, और एक एक करके डिटेल्स में सोल्यूशन में दोस्तों इसका देखते हैं फ्रेंड्स। अभी तक में दोस्तों हमारा इसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह सारा चीज़ खत्म हो चुका है दोस्तों, और हमारा अब साइंस स्टार्ट हुआ है दोस्तों। तो साइंस में देखिए दोस्तों, पहला जो हमारा दोस्तों इसमें विज्ञान में है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में देखिए दोस्तों, और देखिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट जो आज स्टार्ट करें दोस्तों ये विज्ञान में, ये भौतिक विज्ञान है दोस्तों, जो कि आपके आगामी परीक्षा में जो जहाँ से भी मतलब भौतिक का क्वेश्चन जहाँ से भी पूछा जाए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे अगर आप लोग पूरा देखेगा तो। देखिए दोस्तों, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला भौतिक राशियाँ मात्रक मापन से क्वेश्चन दोस्तों, इसका टॉपिक है। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, अमीटर। अमीटर ऑप्शन नंबर सी सही है, अमीटर सॉल्यूशन इसका। अमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा को मापा जाता है। अमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा को मापा जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, इसलिए इसका नाम अमीटर है। वे गैल्वेनोमीटर का उपयोग छोटे विद्युत प्रवाह का पता लगाने या उसके परिमाण को मापने में किया जाता है, और जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों। देखिए कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है दोस्तों? तो ये अमीटर के द्वारा होती है दोस्तों। और परिपथ में देखिए विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, याद रखिएगा, और इसका नाम अमीटर है दोस्तों। और गैल्वेनोमीटर का उपयोग छोटे विद्युत प्रवाह का पता लगाने या उसके परिमाण को मापने में किया जाता है, जो और जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई मात्रक चुनिए। अपेक्षित घनत्व के लिए दोस्तों, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, किग्रा घन मीटर हो जाएगा दोस्तों। अपेक्षित घनत्व के लिए किग्रा घन मीटर होगा दोस्तों। सॉल्यूशन है इसका फ्रेंड्स। अपेक्षित घनत्व को किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। चूँकि अपेक्षित घनत्व समान मात्राओं का अनुपात है, यह एक आयामहीन मात्रा है और इसकी कोई इकाई नहीं। इसका इस पर विकल्प सी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ध्वनि के मापन का इकाई को कहा जाता है। ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सही एक से उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है दोस्तों। ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है, वाट नहीं किया जाता, नहीं वोल्ट, नहीं एम्पियर। ध्वनि के मापन की इकाई डेसिबल है दोस्तों, डेसिबल। जबकि शक्ति के मापन की इकाई वाट है और एम्पियर, और शक्ति की इकाई वाट है और एम्पियर विद्युत धारा के मापन की इकाई है दोस्तों। और देखिए जबकि शक्ति के मापक इकाई वाट है दोस्तों, वाट, और विद्युत धारा एम्पियर दोस्तों विद्युत धारा का मापन इकाई है दोस्तों। ये सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? ये दोस्तों इसके लिए ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही दोस्तों, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, हाइग्रोमीटर का। सोल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, हवा में नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी का उपयोग किया जाता है, आर्द्रता मापी का, हाइग्रोमीटर का। और हाइड्रोमीटर तरल के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तरल के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है हाइड्रोमीटर। और एरोमीटर दोस्तों हवा या अन्य गैसों का वजन, घनत्व आदि मापने का उपकरण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, धारा घनत्व होता है। धारा घनत्व होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी एक सदिश राशि। धारा घनत्व होता है, एक सदिश राशि होता है दोस्तों। धारा घनत्व होता है, क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। सोल्यूशन इसका, चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रभावित होने वाले विद्युत धारा घनत्व कहलाती है। यह एक सदिश राशि है, जबकि धारा स्वयं एक अदिश राशि होती है। धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं, इसका ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र। सॉल्यूशन है इसका, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों निर्दिष्ट होते हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं, जैसे विस्थापन, त्वरण। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा और चुंबकीय सामग्री का चुंबकीय प्रभाव है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला है। एक टेस्ला 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यांत्रिकी। यांत्रिकी से देखिए दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है दोस्तों? फिसलन घर्षण, रोलिंग घर्षण और स्थितिक घर्षण। कौन सबसे कम घर्षण करता है दोस्तों? ये दोस्तों रोलिंग घर्षण सबसे कम घर्षण करता है दोस्तों। फिसलन ज़्यादा करता है, स्थितिक ज़्यादा करता है दोस्तों। देखिए फिसलन घर्षण वह घर्षण है, घर्षण बोले जो दो संपर्क सतहों के बीच सापेक्ष फिसलन गति का विरोध करता है, जबकि रोलिंग घर्षण उन सतहों के बीच कार्य करता है जिनके बीच बेलनाकार गति सड़क पर साइकिल की गति होती है। जबकि दो स्थितिक सतहों जब उनके बीच गति होनी ही वाली हो
के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। इनके मध्य संबंध निम्न प्रकार दोस्तों, स्थैतिक घर्षण, तब फिर फिसलन घर्षण, तब फिर रोलिंग घर्षण है दोस्तों। स्थैतिक फिसलन तब रोलिंग, ठीक है। अतः स्पष्ट रोलिंग घर्षण उपयुक्त में से सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है दोस्तों? कौन सा करता है फ्रेंड्स? ये अंतरिक्ष रॉकेट दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियम के, मतलब कि ये न्यूटन के गति के नियम के तीसरे नियम का उपयोग करता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन इसका, न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजना, बंदूक की गोली चलाने पर चलने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना इत्यादि, ठीक है। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं दोस्तों? एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं दोस्तों? डायनामो द्वारा करते हैं, चौक कुंडली ट्रांसफार्मर द्वारा। तो एसी करंट को दोस्तों हम लोग डायनामो के माध्यम से इसे उत्पन्न करते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, एसी करंट को डायनामो उत्पन्न करता है। डायनामो या एसी जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जब तारों की एक कुंडली को अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यह बाह्य परिपथ में एसी भेजता है। चौक कुंडली में देखिए दोस्तों, विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता कम करने वाली कुंडली को चौक कुंडली कहा जाता है। ट्रांसफार्मर देखिए, यह एक ऐसा उपकरण है जिसके बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यह पारस्परिक विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंग गति। ध्वनि तरंग गति देखिए दोस्तों, इसका वैसे सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। सोनार तकनीक का प्रयोग होता है किस चीज़ में? देखिए दोस्तों, इसमें पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, उसके बाद हिमशैल का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में सोनार तकनीक का प्रयोग होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक सही होगा। देखिए, सोनार एक ऐसी तकनीक है जिसमें ध्वनि संचरण का उपयोग पानी की सतह पर या उसके नीचे की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर आधारित है। यह अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्पन्न करता है। यह तरंगों समुद्र तल पर या समुद्र में कहीं भी अस्तित्व वस्तु तक पहुंचती है और परिवर्तित होकर डिटेक्टर द्वारा महसूस की जाती है। इस प्रकार सोनार तकनीकी का उपयोग समुद्र की गहराई निर्धारित करने वाले पानी के नीचे की पहाड़ियों, पनडुब्बियों, घाटियों, हिमखंडों आदि का पता लगाने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव कान की श्रवण परास क्या है? मानव कान का, तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन हमारा ये सही होगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मानव कान की श्रवण परास है दोस्तों। सोल्यूशन है इसका फ्रेंड्स, ध्वनि एक प्रकार की तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है जो कि वस्तुओं में कंपन होने से उत्पन्न होती है। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है इसको अश्रव ध्वनि तरंगें कहा जाता है। मानव का कान इसको नहीं सुन सकता है। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उनको श्रव ध्वनि तरंगें कहा जाता है। मानव का कान इन ध्वनियों को सुन सकता है, अर्थात मानव कान की श्रवण की परास 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि तक होती है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर आवृत्ति वाली ध्वनियाँ प्राश्रव ध्वनि कहलाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं है? कौन सा विद्युत चुंबकीय नहीं है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, गामा रेज विद्युत चुंबकीय है। अल्फा किरण, ये दोस्तों अल्फा किरण ये विद्युत चुंबकीय नहीं है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय नहीं है। एक्स किरण ये विद्युत चुंबकीय दोस्तों, एक्सरे, गामा रे, ठीक है दोस्तों, एक्सरे, गामा रे, उसके बाद ये सब दोस्तों क्या है फ्रेंड्स, ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है दोस्तों। बाद में कि अल्फा किरण ये तरंगे नहीं है दोस्तों। देखिए, ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है दोस्तों। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता न हो से विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों की कल्पना सर्वप्रथम मैक्सवेल ने की थी। ये तरंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कंपन से उत्पन्न होती है दोस्तों। ये तरंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कंपन से उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें और गामा किरणें शामिल है। अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, अल्फा कणों से मिलकर बनी होती है दोस्तों अल्फा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है दोस्तों? तो यह देखिए तो फ्रेंड्स, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है दोस्तों जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रसारित होता है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रसारित होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है दोस्तों, इसलिए प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग दोस्तों, ये और सी सही होगा दोस्तों। इसका अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे जिसमें माध्यम से कण तरंग के प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन होते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, परावैंगनी विकिरण और दृश्यमान विकिरण, अवरक्त विकिरण, तो किसके पास उच्च ऊर्जा और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों? तो ये परावैंगनी होना चाहिए दोस्तों। देखिए हाँ, परावैंगनी किरण, ठीक है दोस्तों। परावैंगनी विकिरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसमें दृश्य प्रकाश की तुलना में उच्च ऊर्जा स्तर और
कम तरंग दैर्घ्य होता है। यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर एक्सरे और दृश्य प्रकाश के बीच स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा एवं तापमान से क्वेश्चन। पोर्सलिन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देखिए, पोर्सलिन ऊष्मा का कुछ चालक है दोस्तों, पोर्सलिन ऊष्मा का कुछ चालक है दोस्तों, इसीलिए। देखिए पोर्सलिन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि पोर्सलिन चीनी मिट्टी ऊष्मा का कुचालक है। जो पदार्थ ऊष्मा को अपने अंदर से गुजरने देते हैं वे ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। जैसे स्टील के गिलास, तांबा, चांदी इत्यादि जो पदार्थ अपने अंदर से ऊष्मा को गुजरने नहीं देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे पोर्सलिन, प्लास्टिक, लकड़ी व रबड़ इत्यादि है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसमें से कोई नहीं। लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं। सॉल्यूशन फ्रेंड्स, इसका लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। इसका तात्पर्य है कि गतिशील चुंबक द्वारा सामना किए जाने वाले प्रतिकूल बल के विरुद्ध कार्य पूरा करने में यांत्रिक ऊर्जा अवशोषित हो जाती है और इसे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, जिसके कारण सोलेनॉइड में धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है? ऊंचे स्थान पर पानी ज़्यादा तापक्रम पर उबलता है, ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है, ऊंचे स्थान पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा उपयुक्त। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होना चाहिए। देखिए ठीक है दोस्तों, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, एक बरसाती दिन में दोस्तों क्या होगा दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, सी में कि शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है दोस्तों। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में अधिक से ज़्यादा माप दर्शाता है दोस्तों। ठीक है, शुष्क आर्द्र बल्ब तापमापी समान माप दर्शाता है, ये गलत है दोस्तों, ये सब गलत है दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन इसका, शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी का उपयोग आमतौर पर परीक्षण प्रयोगशाला और कपड़ा मिल में सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कृष्णिका एक उच्च तापमान टीके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम कर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में होगी कितनी दोस्तों? तो E/16 होगा दोस्तों, E/16। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टीके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से उच्च ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम कर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में E/16 होगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि एक हिमानी का आधार पिघलता है उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि दोस्तों, क्योंकि इसका देखिए फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हिमानी का आधार पर बर्फ में अशुद्धियाँ, ग्लेशियर का आधा गर्म, ये सब दोस्तों गलत है फ्रेंड्स, सी नंबर सही है दोस्तों। देखिए, एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है दोस्तों। देखिए, उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि आधार पर दाब अधिक हो जाता है तो होने से गलनांक में कमी होती है। हिमानी क्षय की उत्पत्ति ऐसे स्थानों पर होती है जहाँ हिमपात की मात्रा हिम के क्षय से अधिक होती है और प्रतिवर्ष कुछ मात्रा में हिम अधिशेष के रूप में बच जाता है। वर्ष दर वर्ष हिम के एकत्रण के निचली परतों के ऊपर दबाव बढ़ता है और वे सघन हिम के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यही सघन हिमानी अपने भार या दबाव के कारण ढालों पर प्रवाहित होता है, जिसे हिमनद कहते हैं। नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? फ़ारेनहाइट पैमाने परम शून्य का मान कितना होता है दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा -459.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दोस्तों। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का माप -459.4 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट तापक्रम एक ताप मापक्रम है जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल के हिमांक और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल के उकथनांक पर आधारित होता है। इन दोनों तापमान के बीच के क्षेत्र को 180 बराबर भागों में बांटा गया है, अर्थात एक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश से। देखिए दोस्तों, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों कॉन्वेक्स, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, वाहनों की साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बाहर की तरफ मुड़े होते हैं, कारण सदैव सीधा प्रतिबिंब और व्यापक दृश्य क्षेत्र प्रदान करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग टॉर्च, सर्चलाइट, वाहनों के हेडलाइट्स, एक नाई के दुकान पर सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट, देखिए दोस्तों याद रखिए अवतल दर्पण का प्रयोग दर्पण का प्रयोग होता है टॉर्च में, सर्च लाइट में होता है। टॉर्च में जो प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण है, सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण। वाहनों के हेडलाइट्स एवं नाई के दुकान पर सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, प्रतिदीप्ति ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो मरकरी वाष्प तथा आर्गन का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रतिदीप्त ट्यूब कांच की एक लंबी ट्यूब होती है। इसके अंदर की दीवारों पर प्रतिदीप्तशील पदार्थ का लेप होता है। इस ट्यूब में मरकरी गैस के साथ कुछ अक्रिय गैस जैसे ऑर्गन आदि को भरा जाता है। ट्यूब को से ऊष्मा ऊर्जा कम उत्पन्न होती है, इसीलिए 60 से 70% विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। इस ट्यूब की दक्षता बल्ब से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? ये वातावरणीय अपवर्तन के कारण होती है दोस्तों। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो वातावरणीय अपवर्तन के कारण होता है। ये देखिए सॉल्यूशन इसका, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया वातावरणीय अपवर्तन के कारण होती है। इसके अन्य उदाहरण, पानी से भरे टब की तली में पड़ा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखता है, द्रव में डूबी अंशतः हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दोस्तों ऑप्शन नंबर ई सही होगा, उपयुक्त रूप से कोई भी नहीं। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दोस्तों निश्चित रूप से वास्तविक होगा यदि वस्तु आभासी है। गलत, हमेशा वास्तविक गलत, हमेशा आभासी तो गलत। दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति के आधार पर वास्तविक, आभासी और उल्टा हो सकता है। जैसे यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। अनंत पर रखी है तब यदि वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच हो, अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच हो तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आकार में बड़ा, सीधा और आभासी होता है। ऐसे स्थिति में दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे दोस्तों? छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर दूरी फोकस दूरी का अवतल लेंस। देखिए दोस्तों इसमें से कोई भी नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई सही होगा इसका, कोई भी नहीं। देखिए क्योंकि अधिक फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, अतः शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस बेहतर होगा दोस्तों। उत्तल लेंस 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस यहाँ होता तब ठीक हो जाता है, यहाँ अवतल दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, डैश निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं दोस्तों? किस भाग पे बनता है? परितारिका, कॉर्निया, दृष्टिपटल। किस पे बनता है दोस्तों? दृष्टिपटल पे बनता है। आप लोग याद रखिए दोस्तों, रेटिना पे ही चित्र बनता है दोस्तों प्रतिबिंब। ठीक है, नेत्र द्वारा देखी गई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना, दृष्टिपटल पर बनता है। रेटिना बहुत सारी प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं से जुड़ी रहती है, जो रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप में रंग एवं आकार का ज्ञान मस्तिष्क को भेजती है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? ये भी 30 डिग्री ही होगा दोस्तों। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? तो 30 डिग्री होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई प्रकाश किसी माध्यम से चलकर किसी चिकने पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है और आपतन के बाद परावर्तित होकर वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं दोस्तों। देखिए आपतित कोण ये 30 डिग्री है दोस्तों, यहाँ पे आया अविलंब के पास, फिर यहाँ मुड़ जाती है 30 डिग्री से मुड़ती है, इसे परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तन कहते हैं दोस्तों। और परावर्तन के नियम देखिए दोस्तों, आपतित प्रकाश किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। प्रश्नानुसार आपतन कोण बराबर 30 डिग्री, परावर्तन कोण अविलंब एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण 30 डिग्री होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है दोस्तों? निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, पीला प्रकाश में दोस्तों उच्चतम ऊर्जा होती है। नीला प्रकाश में दोस्तों नहीं, लाल प्रकाश में नहीं, पीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है दोस्तों। तो किसी तरंग की ऊर्जा का स्रोत दोस्तों ई बराबर एच भी होता है दोस्तों, hc/L के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ ई एनर्जी हो गया दोस्तों, एच प्लैंक नियतांक हो गया दोस्तों, और भी आवृत्ति हो गया, और सी प्रकाश का वेग हो गया, एल तरंग दैर्घ्य हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के श्वेत प्रकाश के घटक के रंगों में नीले रंग के प्रकाश की तरंग की तरंग दैर्घ्य लाल रंग के प्रकाश एवं पीले रंग के प्रकाश तरंग दैर्घ्य तुलना में कम होती है, जो कि 450 से 420 nm तक हो जाता है। स्पष्ट नीले रंग के प्रकाश की तरंग की ऊर्जा उच्चतम होगी नीले प्रकाश में दोस्तों होगा, नीले प्रकाश में। यहाँ ऑप्शन गलत दिया है।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ एल 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। किस टाइप का दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए 10 सेंटीमीटर से एक उत्तल लेंस की तरह यह कार्य करेगा। देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ एल 10 सेंटीमीटर, पानी में डुबोने पर एफ एल 10 डिग्री सेंटीमीटर से एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निम्नलिखित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि बी देखिए दोस्तों कि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। दोस्तों अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी स्पष्टता निर्मित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी स्पष्टता निर्मित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? दोस्तों कौन सा गुण नहीं बदलेगा? दोस्तों देखिए इसका आवृत्ति कभी भी नहीं बदलता, याद रखिएगा दोस्तों आवृत्ति। देखिए दोस्तों आवृत्ति, ठीक है दोस्तों। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य तथा तीव्रता बदल जाती है, परंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है दोस्तों। नेक्स्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देखिए सही होगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों फोटोवोल्टिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों फोटोवोल्टिक सेल, सोल्यूशन देखिए, फोटोवोल्टिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसे फोटो सेल भी कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल 3 प्रकार के होते हैं, फोटो उत्सर्जक सेल, दूसरा फोटो प्रवाहकीय सेल और तीसरा फोटोवोल्टिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होगी तब? दोस्तों वक्रता के केंद्र पर अगर वस्तु रहेगी तो अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। दोस्तों वक्रता केंद्र पर रहेगी तो ये दोस्तों जब किसी वस्तु की स्थिति वक्रता के केंद्र पर होती है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा रहता है इसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कैंडेला का एक समधिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है दोस्तों कितना? 8 फाई ल्यूमेन है। दोस्तों 2 कैंडेला का एक समधिक स्रोत जिनका प्रकाश जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह कितना है? 8 पाई ल्यूमेन है। 2 कैंडेला का एक समधिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह कितना है? तो 8 पाई ल्यूमेन है। दोस्तों सोल्यूशन किसका? ज्योति फ्लक्स चमकदार प्रकाश तरंगों के रूप में निकाय के से प्रति सेकंड निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा है। इसकी इकाई ल्यूमेन एलएम एक कैंडेला के स्रोत की प्रति इकाई ठोस कोण में निहित फ्लक्स के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात एक ल्यूमेन वह ज्योति फ्लक्स है जो एक कैंडेला की ज्योति तीव्रता का समदैशिक बिंदु स्रोत एकांक घन कोण में उत्सर्जित करता है। प्रश्नानुसार दिया गया है I बराबर 2 होगा दोस्तों और फाई बराबर होगा, ठीक है, I प्रकाश फ्लक्स है दोस्तों, हम जानते हैं ये 8 ल्यूमेन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा प्रकाश अधिकतम विचलित होगा? ये होगा बैंगनी, बैंगनी हो जाएगा, बैंगनी। प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में बैंगनी रंग अधिकतम विचलित होता है। प्रिज्म एक प्रकार का ऑप्टिकल त्रिभुजाकार पारदर्शी आकृति है जो सपाट पॉलिश सतहों के साथ पारदर्शी होता है। जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने मूल 7 रंगों बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल में विभाजित होता है और त्रिभुज के आधार की ओर अपवर्तित होता है। प्रकाश का यह फैलाव उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा तथा जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ध्यान है कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण उसका प्रकीर्णन अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग 2 सेंटीमीटर। एक समान नेत्र लेंस की नाभिक की दूरी 2 सेंटीमीटर होगा। एक समान नेत्र की नाभिक दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। नेत्र लेंस की रेटिना के बीच की दूरी लगभग
नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। आपतित समानांतर के द्वारा फोकस पर वस्तु की छवि बनाई जाती है। इसी छवि के रेटिना पर बनने के लिए फोकल लंबाई 2 सेंटीमीटर के लगभग होनी आवश्यक है। नेक्स्ट है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? ये होगा बैंगनी। देखिए, बैंगनी वायलेट रंग का प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर सर्वाधिक आपतित रिफ्रैक्ट्स होता है। इसका कारण निम्नलिखित है। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होती है। बैंगनी रंग की प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि इसकी गति प्रिज्म में न्यूनतम होती है। बैंगनी प्रकाश की गति न्यूनतम होने से प्रिज्म के कोणीय किनारे प्रकाश को प्रिज्म से बाहर निकलने पर और भी अधिक मोड़ने के कारण बनते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के प्रवेश करने पर इसके संचरण दिशा मार्ग में विचलन उत्पन्न होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट, विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? किसमें? ये विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। धातु निष्कर्षण में नहीं कुचालक में विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। सॉल्यूशन देखिए, विद्युत बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन एक उच्च गलनांक वाली मिश्र धातु है। इसका प्रतिरोध क्षमता अधिक होता है, जिससे यह उच्च ताप पर जल्दी नहीं पिघलता है। तो ये विद्युत बल्ब है। देखिए, टंगस्टन का प्रयोग किस में किया जाता है? विद्युत बल्ब में किया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट है, विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? दोस्तों, विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पे ये कार्य करता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पे कार्य करता है। सॉल्यूशन इसका, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब निर्धारित मात्रा से अधिक विद्युत धारा फ्यूज से गुजरती है तो यह अत्यधिक गर्म होने के कारण पिघल जाता है तथा सर्किट टूट जाता है एवं धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? दोस्तों, तो I/R²। किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? दोस्तों, तो I/R²। ठीक है, बाद में VI होगा, I² R होगा। देखिए, I/R² किसी परिपथ में विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। विद्युत शक्ति दर प्रति यूनिट समय होता है जिस पर विद्युत ऊर्जा एक विद्युत परिपथ द्वारा संचालित होती है। यदि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V हो तो उसमें प्रवाहित धारा I हो तो ओम के नियम से V प्रोपोर्शनल टू I या V = IR, जहाँ R एक नियतांक है। दोस्तों, ओम के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? विद्युत लेपन, अपघट्ट, विद्युत धारा। क्या कहलाता है दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों, ये सी सही होगा। ये विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से विद्युत धारा ये कहलाएगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा ऋणात्मक आवेशों का प्रवाह है जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धारा प्रवाह की दिशा में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है दोस्तों किसमें? तो ये समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, सड़क प्रकाश में उपयोग में आने वाले बल्बों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है क्योंकि बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से प्रकाश में गिरावट आती है जिससे यह इसके रेटेड ल्यूमेन से कम चमक देगा, इसलिए बल्बों में रेटेड ल्यूमेन बनाए रखने के लिए समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? ये सी नंबर से होगा, टॉर्च बल्ब। निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों? ये तो टॉर्च बल्ब ये करता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, गैर ओहमिक प्रतिरोध ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए अर्धचालक, डायोड, थर्मिस्टर और प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक एवं टॉर्च बल्ब शामिल है। ये घटक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं क्योंकि इनका प्रतिरोध वोल्टेज, तापमान या प्रकाश की तीव्रता के साथ बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है। रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है दोस्तों कौन से? तो ये न्यूट्रॉन कण है दोस्तों। न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल होता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। यह पूरी तरह से मुख्य कण नहीं है बल्कि यह अस्थायी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड को प्रयोग में लाया जाता है। डायोड को प्रयोग में लाया जाता है दिष्टकाड़ी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। दिष्टकाड़ी के प्रयोग के रूप में डायोड को प्रयोग में लाया जाता है दिष्टकाड़ी के रूप में। सॉल्यूशन इसका देखिए, डायोड को दिष्टकाड़ी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। डायोड का निर्माण अर्धचालकों से किया जाता है। नेक्स्ट है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है कि एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना है। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को
समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। याद रखिएगा एक चीज़। देखिए, विद्युत धारा के प्रवाह से संबंधित ओम के नियम में इसके सत्यापन के लिए एमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ओम के नियम के अनुसार यदि अस्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एक में चालक के सिरों के बीच विभवांतर V के समानुपाती होता है तो R बराबर V/I। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत विभव को मापने के लिए तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक है। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एक से अधिक इसमें ऑप्शन है। देखिए, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर द्वारा विद्युत विभव को मापा जाता है। किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य ओमेगा और आवेश के मान Q0 के अनुपात को इस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। यह एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक वोल्ट है। जिसका SI मात्रक वोल्ट है। विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। और नेक्स्ट देखिए, चुंबकत्व से क्वेश्चन, किस तापमान पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है? दोस्तों, किस तापमान पे? तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। क्यूड़ी तापमान पे लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। देखिए सॉल्यूशन इसका, क्यूड़ी तापमान पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है क्योंकि क्यूड़ी तापमान वह तापमान है जिस पर एक चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुणों में तेजी से बदलाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनून्य क्रिया सबसे क्षीण है? दोस्तों, तो कौन सी थी? गुरुत्वीय क्रिया अनून्य क्रिया सबसे क्षीण है। गुरुत्वीय सॉल्यूशन देखिए इसका, गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल है। गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षण बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है? तो नरम लोहा विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है सॉफ्ट आयरन। क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री नरम लोहा सॉफ्ट आयरन है। कुंडली के अंदर का नरम लोहा चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत बनाता है क्योंकि जब कुंडली में करंट प्रभावित होता है तो यह स्वयं चुंबक बन जाता है। इसके अलावा जैसे ही धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है यह अपना चुंबकत्व खो देता है। यह एक अस्थायी चुंबक बनाता है। इस प्रकार बिजली के माध्यम से प्रेरित चुंबकत्व को चालू और बंद बटन को स्विच करके नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि J जूल, C कूलॉम, A एम्पियर तो विभवांतर की SI मात्रक कौन सी होगी? दोस्तों, विभवांतर की SI मात्रक याद रखिएगा दोस्तों, विभवांतर का SI मात्रक हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। दोस्तों सॉल्यूशन देखिए इसका, तो विभवांतर की SI इकाई वोल्ट है और इसे V द्वारा व्यक्त किया जाता है। दो बिंदुओं के बीच विद्युत क्षमता में अंतर को विद्युत विभवांतर कहते हैं। वोल्ट बराबर हो जाएगा बराबर जूल बटे कूलॉम, या V बराबर लैम्डा बटे C या V बराबर लैम्डा C-1। ठीक है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे एक से अधिक ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। इसका ऑप्शन नंबर C। सॉल्यूशन देखिए, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से किसी भी क्षण एक ही वेग होगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण उनका समान त्वरण होगा। किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, जबकि उस वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। द्रव्यमान सदैव नियत रहता है जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तनीय है। देखिए, किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, जितना मात्रा है। जबकि उस वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। द्रव्यमान सदैव नियत फिक्स रहता है जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तनीय है। नेक्स्ट, आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी से क्वेश्चन देखिए, रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से अवशोषित कण है? ऑप्शन नंबर बी देखिए, एक अल्फा किरण एक अवशोषित कण है। अल्फा किरण देखिए दोस्तों सॉल्यूशन, रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित अल्फा किरण धनात्मक रूप से आवेशित कण है। अल्फा किरणें अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों से बनी होती है। इन कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है किस रूप में? दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका देखिए, मंतक के रूप में इसका प्रयोग होता है। सॉल्यूशन देखिए, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग मंतक के रूप में होता है जहाँ पर न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में कार्य करता है ताकि यूरेनियम 238 की तुलना में विखंडनीय यूरेनियम 235 के साथ प्रतिक्रिया करने की अधिक संभावना हो, जो विखंडन के बिना न्यूट्रॉन को पकड़ लेता है।
भारी जल एक यौगिक है जो ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम से बना होता है, जो हाइड्रोजन का एक भारी आइसोटोप है। यह 2H या D द्वारा दर्शाया जाता है। भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा कितना? तो ये श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। तो ये किसी विखंडनीय द्रव का उसके क्रांतिक आकार के संगत वह द्रव्यमान जो श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक होता है, क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान श्रृंखला अभिक्रिया है तो आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट है खगोलिकी गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा अस्थिर रहती है। कुल ऊर्जा अस्थिर रहती है। सोल्यूशन देखिए इसका, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। अतः जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा अस्थिर रहती है, क्योंकि जब कोई पिंड विश्रामावस्था में उच्चतम बिंदु पर होता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक और गतिज ऊर्जा शून्य होती है। लेकिन जब यह जमीन से टकराने वाली होती है तो इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। इस प्रक्रिया के दौरान कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू अस्थिर उपग्रह घूमता है। दोस्तों ये अस्थिर ऊंचाई पर यह घूमते रहता है। सोल्यूशन देखिए इसका, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे किसी कृत्रिम उपग्रह का वह वृत्तीय पथ जिस पर वह पृथ्वी के समान ही स्थिर ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, ऐसे उपग्रह को भू स्थितिक उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। यह उपग्रह पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। अब विविध से देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है उसका चालक का प्रतिरोध। ठीक है, किसी चालक का पदार्थ का प्रतिरोध उस चालक पदार्थ से होकर धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाली बाधा की माप होता है। किसी चालक के पदार्थ का प्रतिरोध R निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा L/A ओम, जहाँ R चालक पदार्थ का प्रतिरोध एवं डेल्टा विशिष्ट प्रतिरोध है, L चालक पदार्थ की लंबाई है और A चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। सूत्र से स्पष्ट चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती है तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, जबकि प्रतिरोध चालक के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? तो ये बर्नौली का सिद्धांत पे ये काम करता है। बर्नौली के सिद्धांत पे काम करता है। सोल्यूशन देखिए, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे एक प्रकार का कनिक उपकरण है जो स्प्रे के गठन से तरल के फैलाव की सुविधा प्रदान करता है। यह उपकरण बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी बहने वाले द्रव की कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा नियत रहती है। अर्थात जिस स्थान पर द्रव का वेग कम होता है वहाँ दाब अधिक हो जाता है और जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो ये खड़े होने की स्थिति में अधिकतम भार को धकेल सकता है। खड़े होने की स्थिति में देखिए, एक व्यक्ति खड़े होने की स्थिति में पृथ्वी पर अधिक भार डाल सकता है। पृथ्वी पर डाला गया दबाव, बल, वजन तथा आरक्षित किए गए क्षेत्रफल के अनुपात की स्थिति में जब सतह पर क्षेत्रफल कम होगा तो भार अधिक होगा, जबकि लेटने और बैठने की स्थिति में क्षेत्रफल अधिक हो जाता है और व्यक्ति का भार समान रूप से वितरित हो जाता है, जिससे पृथ्वी पर भार कम लगता है। तो P बराबर F का A हो जाएगा। P यहाँ पर प्रेशर हो गया, दाब, F बल भार हो गया, फोर्स, और ये क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ पर अगर दाब निकालेंगे हम लोग तो बल बटे क्षेत्रफल यहाँ देंगे। ठीक है, और देखिए इसी के साथ हमारा फिजिक्स यहाँ पे भौतिक विज्ञान कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। और कल के सेशन में हम लोग करेंगे रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। तो देखिए दोस्तों, सेशन अगर आप लोगों को फ्रेंड्स ये पसंद आया दोस्तों तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप पे इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।